आरती की शादी को 10 साल ही गुजरे थे। बेचारे के पति मोहित की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। आरती जब नई नई शादी होकर आई थी तो उसके परिवार में सास ससुर, दो देवर और एक नंद थी। जब आरती की शादी हुई थी तो उसके बड़े देवर की उम्र 12 साल, छोटे देवर की उम्र 10 साल थी और नंद सबसे छोटी थी। उनका परिवार बहुत ही अच्छा था। सब एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, एक दूसरे का मान सम्मान। आरती के ससुराल का घर बहुत छोटा था, इसलिए शादी के 1 साल बाद उनके ससुर ने उन्हें दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया था ताकि आरती और मोहित को वहां रहने में कोई परेशानी ना हो। पास में घर होने की वजह से आरती मोहित की ड्यूटी जाने के बाद अपनी ससुराल में चली जाती थी और शाम को मोहित भी वहीं आ जाते थे और खाना खाने के बाद रात को अपने घर आ जाते थे। डेली का यही रूटीन बन गया था। आरती का बड़ा देवर हॉस्टल में चला गया था। थोड़े दिन बाद छोटा देवर भी बाहर रहकर पढ़ाई करते थे और गर्मियों की छुट्टियों में घर आते थे। सब बहुत प्यार से रहते थे। मोहित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। तनख्वाह कम थी मगर दो लोगों का गुजारा अच्छा होता था। आरती को एक बेटा और बेटी हुई। वक्त बहुत ही अच्छा बीत रहा था। लोग उनके परिवार की मिसाल देते थे। आरती के दोनों देवर शुभ और अर्पित दोनों बड़े हो गए थे। नंद भी बड़ी हो गई थी। शादी को 10 साल ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक आरती की जिंदगी में तूफान सा आ गया था। उसकी जिंदगी उजड़ गई। उसके पति मोहित की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आरती अभी सिर्फ 30 साल की थी और उसकी दुनिया उजड़ गई। घर में मातम पसर गया था। मोहित की मृत्यु को अब महीना भर से ऊपर गुजर गया था मगर आरती और उसका बेटा बेटी, सास ससुर, बल्कि पूरा परिवार आज भी ऐसा था जैसे मानो ये सब कल ही गुजरा हो। आरती का बेटा 7 साल और बेटी अभी सिर्फ 4 साल की थी। बच्चों को देखकर उसके दादा दादी मानो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अब मोहित की मृत्यु को 3 से 4 महीने बीत गए थे। उनका परिवार कुछ संभल रहा था मगर आरती के लिए मानो आज भी सब वैसा हो। अब आरती अपने घर में जाकर रहने लगी। अब तक तो आरती यहीं रहती थी मगर घर छोटा होने की वजह से दो बच्चों के साथ दिक्कत हो रही थी। अब आरती को पैसे की भी दिक्कत होने लगी थी। आरती ने सोचा क्यों ना मैं नौकरी करूं। ये बात उसने अपने परिवार वालों से की तो इस पर उसका बड़ा देवर शुभ बोला, भाभी अभी भैया को गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अभी आप भी मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं पूरी तरीके से और श्रुति और छोटू भी अभी आपके साथ की ज़रूरत है। हाँ शुभ, मगर बाबूजी के पास भी इतना नहीं है और अभी दीपा की भी शादी करनी है। मैं नौकरी कर लूँगी। शुभ बोला, नहीं भाभी मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करूँगा। अपने बच्चों को कहती है कि बस आप इनका ध्यान रखें। कहकर शुभ फफक फफक कर रो पड़ा। उसे देखकर घर के सभी सदस्य रो पड़े। शुभ पार्ट टाइम जॉब करने लगा और शाम को वो अपनी भाभी के घर जाता था और बच्चों के लिए वो रोज कुछ न कुछ लेकर जाता था। अब आरती के आसपास के लोग शुभ के आने को लेकर बातें बनाने लगे। लोग खुसर फुसर करने लगे। सब समझते थे कि शुभ और आरती के बीच कुछ चल रहा है और अर्पित रात में इसी घर में सोता था। पड़ोस के लोगों की कानाफूसी बढ़ने लगी और धीरे धीरे आरती के परिवार के लोगों तक ये बात पहुंची मगर उन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया। शुभ अपनी भाभी को माँ समान समझता था। इन बातों से उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची मगर वो सीधे स्वभाव का था इसलिए वो खामोश रहा। मगर अर्पित गुस्से का तेज था। जब उसके कानों में मैंने बातें आई तो आरती की पड़ोसन से लड़ने के लिए जाने लगा मगर आरती और सब ने उसको कस्में देकर रोक लिया। इधर शुभ और अर्पित अपनी भाभी के लिए लड़का ढूंढने लगे और उन्हें एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया मगर आरती को जब पता चला कि तो वो शादी को तैयार नहीं हुई। उसने कहा मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी। लेकिन अभी आरती की पूरी ज़िंदगी पड़ी थी।
इसलिए सबकी मर्जी थी कि उसकी शादी कर दी जाए। मगर इधर आरती के मोहल्ले के लोगों की बातें ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन शुभ ने आरती के सारे पड़ोसियों को आरती की शादी के इनवाइट किया। कहा कि बस अब हम घर में ही छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सब लोग आशीर्वाद देने आना। लड़के की तो पहली शादी है, इसी वजह से हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा है। अब सबको लग रहा था कि आरती और शुभ की शादी है। उनके चक्कर की अफवाहें तो पहले ही उड़ चुकी थी। जब शादी का दिन आया तो बारात और दूल्हा देखकर सब चौंक गए। आरती का कन्यादान उसके ससुर ने किया। अर्पित और शुभ ने एक भाई के जैसे फर्ज होते हैं वो पूरे किए। आरती की विदा के बाद सबके सिर शर्म से झुके हुए थे। अर्पित गुस्से में आगे बढ़ा तो शुभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्पित ने शुभ का हाथ झटक दिया, बोला भैया आप लोग आज नहीं रोकोगे मुझे। वो अपने पड़ोसियों से गुस्से में बोला कि देखा आपने मेरे भैया कैसे हैं, तुम लोगों को बातें बनाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या। विमला आंटी क्यों, अगर इस जगह आपकी बेटी होती तो भी आप ऐसे बोलती। शर्म आती है आप जैसे लोगों पर और उनकी सोच पर। आधा इंसान अपनों के जाने से मर जाता है, बाकी बचा कुचा आप जैसे लोगों की वजह से मर जाता है। कितनी गंदी है आप लोगों की सोच। गीता आंटी आप लोगों को अपना पड़ोसी कहते हुए शर्म आती है। एक विधवा औरत की जिंदगी क्या होती है। आपकी तो बेटी भी विधवा है, आप उससे पूछ लीजिए। अर्पित एक एक करके सबको खूब खरी खोटी सुनाता है और लास्ट में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा कि हम पर क्या बीत रही है, हमारे दिल का क्या हाल है। किसी ने नहीं जाना, बस उल्टी सीधी बातें करवा लो। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक औरत ही औरत को नहीं समझ पाई, उसके दर्द को ना समझा तो कौन किसको समझेगा। गीता आंटी और बाकी सब अर्पित के परिवार से माफ़ी मांगते हैं।